गुड इवनिंग शीतल, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। क्या वॉइस वगैरह सब प्रॉपरली ऑडिबल है? गुड इवनिंग सीमा, एक बार प्लीज बताइए सब आपकी क्लास प्रॉपरली स्ट्रीम हो रही है? गुड इवनिंग पिंकी। वॉइस वगैरह सब प्रॉपरली ऑडिबल है तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम, यस मैम, इट्स ऑडिबल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गगनदीप। ओके, तो कल हमने हमारा शेड्यूल सेट कर लिया था कि हमारा 8 सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने कितने चार चैप्टर्स को एज अ रिवीजन मोड पे डाला था। ब्रीदिंग डाला था, ठीक है, सर्कुलेशन वाला, ये वाला रेस्पिरेशन हो गया सर, और एक हमारा डाइजेशन था, ठीक है, डाइजेशन। इसके अंदर डाइजेशन क्यों नहीं लिखा हुआ, ये मैंने जैसे उससे गूगल से डाउनलोड किया तो नई आपकी नई एनसीईआरटी के अंदर नहीं था, तो इसलिए इसमें ये कटा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि आप लोग कहाँ से रिवाइज करेंगे, जो आपको पीपीटीज प्रोवाइड हैं प्लस जो आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस अगर आपका जो शेड्यूल नहीं मिला मैम, वो टेलीग्राम पे बाद में ज्वाइन करा तो पता नहीं चलता। हाँ, ऐसा हो सकता है बाद में। अगर आपको नहीं मिला तो आपने फिर टेलीग्राम पे मैसेज करना चाहिए था ना गगनदीप। मैं दोबारा अभी दोबारा से भेज देती हूँ ताकि जिन बच्चों ने भी ज्वाइन किया उनको दोबारा से मिल जाए। अगर आप मैसेज कर देते तो मैं दोबारा शेयर कर देती। अभी मैंने दोबारा भेज दिया है। बट गगनदीप, आप तो स्टार्टिंग से क्लासेस ले रही हो तो आपके लिए तो डुएबल था। बस एक्सक्रीशन ही मैंने नया चैप्टर ऐड किया था क्योंकि कल ही आपकी एग्जाम डेट आई थी, तो हमने जो प्रीवियस चैप्टर कवर किए थे हमने उन्हीं को लेके चला था। तो देखो, अब हमने हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। उसके बाद उन 4 चैप्टर्स में देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के आपके बनेंगे। अब मैं जो भी कमेंट्स है आपके लास्ट में लूंगी, ठीक है। अभी हम पहले क्वेश्चन वगैरह सब डिस्कस करते हैं। तब तक जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा कि हाँ ये अभी बताना है तो मैं उस कमेंट को ले लूंगी, अदरवाइज लास्ट में मैं कमेंट्स को लूंगी, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के आते हैं। पहले मैंने बोला था करने के बाद आप एनसीईआरटी के एंड के क्वेश्चंस खोल लेना, ठीक है। डाइजेशन के मैं इसमें ही खोल लेती हूँ बुक के अंदर, आप अपने साथ बुक रखो। देखो, डाइजेशन के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये तो ब्रीदिंग के हैं इसके अंदर। डाइजेशन की मैं डायरेक्ट बुक से बोल रही हूँ आपको। ये तो रेस्पिरेशन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। डाइजेशन से आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो पहले तो आपको किसके बनाने होंगे, आपको सारी लेयर्स पता होनी चाहिए। चारों जो लेयर्स वाला डायग्राम है उसको अच्छे से करोगे, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी में भी टिक कर लो। और एज इट इज एनसीईआरटी का डायग्राम आप कहीं भी नहीं बना के आओगे एग्जाम में, आप डायग्राम अपने बना के आओगे, ठीक है। जो 16.4 है जिसमें आपकी हिस्टोलॉजी या फिर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट दिया है, वहां से वो डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर जो 16.5 है जिसमें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर में विलाई बताई है, उस डायग्राम को एनसीईआरटी से नहीं करना, लेकिन जो मैंने आपको पीडीएफ बताई है जिसमें मैंने आपको लेक्टियल्स बताया है, ठीक है। लेक्टियल से आपका फैट एब्जॉर्ब होता है और बाकी चीजें आपकी ब्लड कैपिलरी से यानी वाटर सॉल्युबल ब्लड कैपिलरी से होता है, तो वो वाला एब्जॉर्प्शन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और वो डायग्राम भी। फिर उसके बाद आपको डाइजेशन के अंदर हेपाटिक पोर्टल सिस्टम आपको करना है, ठीक है। हेपाटिक पोर्टल वेन क्या होती है ये सब आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट जो आपके ये स्पिंक्चर्स वगैरह थे ना, इनको भी ये सारे आपको पता होने चाहिए। डक्ट्स आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए, डक्ट, स्पिंक्चर, ये। फिर हमारे क्या है, ये जितनी भी आपकी एंजाइम्स थी, और एंजाइम के नाम और स्पेलिंग भी गलत नहीं करनी है, सारे एंजाइम्स के नाम, पीएच वगैरह जितनी भी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी माइन्यूट डिटेल है ना सारी, और जो एनसीईआरटी में है ना वो वैलिड कंसीडर होंगी, ठीक है। और कहीं का कोई डाटा नहीं। इसमें ये जितनी आपकी रिएक्शंस हैं जो कौन से पेज पे हैं, वैसे मैंने आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड की हैं, पेज 263 पे जितनी भी आपकी रिएक्शंस हैं एज इट इज ये रिएक्शन याद होनी चाहिए।
और ह्यूमन फिजियोलॉजी में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए स्कोरिंग कंसीडर होती है। जहां पे भी आपके ये एपिथेलियम में ये जो टिश्यू गिवन है ना, एपिथेलियम में जो टिश्यू गिवन है कि कहाँ पे सिंपल स्क्वैमस होगा, कहाँ पे कॉलुमिनार होगा, कहाँ पे सिलिएटेड होगा, ये आप अच्छे से याद रखना। और अगर कई बार अगर एग्जाम में ऐसा हुआ, अगर आप भूल गए तो गलत मत लिख के आना, बेशक से उस पॉइंट को स्किप कर देना, बट गलत नहीं लिखना है आपको, ठीक है। फिर है डिसऑर्डर सबके याद करना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपसे कोई डिसऑर्डर नहीं भी पूछे कि भाई ये डिसऑर्डर बता दो, तो डिसऑर्डर किस तरीके से पूछेंगे, यूं बोल देंगे 4 डिसऑर्डर लिख दो रेस्पिरेटरी के, 4 डिसऑर्डर लिख दो डाइजेस्टिव के, इस तरीके के आपसे पूछेंगे। अब ये तो हो गए जब जब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, मतलब आपकी किस्मत अच्छी है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ ले, लिखना वही होगा, बस क्वेश्चन पूछने के कई बार तरीके अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, वाई आर द विलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड नॉट इन द स्टमक। अब इसने पूछा तो यही है कि आपकी विलाई वहां पे मतलब क्यों प्रेजेंट है, स्टमक में नहीं है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। तो स्टार्टिंग आप यहीं से कर दोगे, क्वेश्चन जो लिखोगे ना, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है वाई आर विलाई present in intestine but rather than in stomach, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो पहला जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे ना, तो आप क्वेश्चन को हमेशा क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना उससे रिलेट करके स्टार्ट करोगे। तो पहली चीज हम यहाँ पे यही लिखेंगे ना कि विलाई प्रेजेंट क्यों होती है इंटेस्टाइन में, क्यों प्रेजेंट होती है विलाई, आपका वहां पे क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। अब ये सरफेस एरिया की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम फिर ये पॉइंट लिखेंगे, विलाई क्या करेंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी, एंड दिस सरफेस एरिया इज नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये फिर आप डाइजेशन इंक्लूड कर दोगे। बट इन स्टमक, फिर ये भी बात लिखोगे कि स्टमक में क्यों नहीं है, बट इन स्टमक ओनली पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इज डन। देखो इसमें आप ये छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दोगे कि सिर्फ पार्शियल डाइजेशन ही प्रोटीन का होगा, कोई स्टमक के अंदर कोई अच्छा खासा डाइजेशन नहीं होता, तो वहां उसको सरफेस एरिया की नीड नहीं है। फिर आप यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन देखो, अगर ये आपसे मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा और इसके आगे कोई और क्वेश्चन दे दिया, अगर ये 2-3 नंबर में है तो आप इसको डायरेक्ट बस इतना ही आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका इतना बन जाएगा, 8-10 लाइन यहाँ पे बन जाएंगी। अगर यही क्वेश्चन आपसे बड़ा पूछ लिया, 10 नंबर में पूछ लिया, तो फिर आप विलाई में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ डाइजेशन भी लिख दोगे। अगर छोटे मार्क्स में पूछा है, मतलब 2-3 में पूछा है, तो आप सिर्फ मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। लेकिन अगर यही ऐसा कोई क्वेश्चन है तो फिर आप उसके अंदर लिखोगे, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा आप नीट एंड क्लीन पॉइंट टू पॉइंट करोगे, ठीक है। और हमेशा एंडिंग में भी फिर यही लिखोगे, एंडिंग भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन यही करोगे कि दैट्स वाई एज वी कैन सी digestion was all done in duodenum part of the small intestine. That's why villi are present in the mucosa layer of स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से स्टार्टिंग एंडिंग बिल्कुल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है ना उसी फॉर्मेट में करोगे। और कभी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट रुको, सोचो, फिर ये सोचो कि हाँ भाई इसके अंदर मुझे लिखना क्या है। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में ही कुछ लिख दो, क्योंकि ज्यादा अगर आपने वहां पे काटा पेटी कर दी, क्योंकि पेन से लिखना है, पेंसिल अलाउड ही नहीं है, तो क्या होगा, जितना आप पेन से लिखोगे तो फिर आप काट तो सकते नहीं उसको, फ्लूइड वगैरह भी सब कुछ अलाउड नहीं होगा। तो जितना लिखोगे ना अपना सोच समझ के लिखना, क्योंकि अगर आपने कट पिट कर दी ना तो वो एग्जामिनर को अच्छी नहीं लगेगी। आपका पेपर ब्यूटीफुल भी होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज मैटर करेगी बट प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो, ठीक है। फिर डाइजेशन में हमारे हो जाएंगे, जैसे देखो मेनली ये HCl हो गया, बाइल जूस हो गया, फिर जैसे एनीमिया से क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैक्रोसाइटिक माइक्रोसाइटिक, इस तरीके के डाइजेशन से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और लिवर इसमें इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शन ऑफ लिवर आपसे पूछ सकते हैं। अब लिवर का सपोज क्वेश्चन उनको बनाना हो, हाँ जी पिंकी,
तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका लिवर से क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करेंगे, आपसे पोर्टल ट्रायड उसमें पूछ लेंगे। अगर उसको क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बनाना होगा तो, लेकिन हमने तो क्या है, डिटेल में किया है पोर्टल ट्रायड, तो क्या करेंगे, आपसे उसके अंदर सब सब क्वेश्चंस पूछ लेंगे, एक क्वेश्चन फिर दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन, मतलब उसको टोटल आपका 10 मार्क्स का बना देंगे। जैसे उसमें आपसे पोर्टल ट्रायड भी पूछ लिया, पोर्टल ट्रायड पूछ लिया, फिर उसमें थोड़ा सा क्यूफर सेल भी उसने पूछ लिया, हेपेटोसाइट भी उसने पूछ लिया, हेपेटोसाइट पूछ लिया, इस तरीके के रिलेट करके, और फिर पूछ लिया फंक्शन क्या है लिवर का। इस तरीके का रिलेट करके भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है अगर उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, और अगर कोई चीज नहीं याद है ना तो गलत मत लिखना, बेशक से थोड़ा कम लिखना। ठीक है, गलत मत लिखना, वो ज्यादा नेगेटिव लगता है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जैसे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जैसे देखो, ये आपकी जो वाइटल कैपेसिटीज हैं, अगर देखो, अगर ये सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है कि आपसे 2-3 मार्क्स में ही पूछा है तो आप ये लिख दोगे, लेकिन फिर भी एक डायग्राम बना के उसमें सिर्फ आप वाइटल कैपेसिटी मेंशन कर दोगे, जिसमें आप टाइडल वॉल्यूम भी बता दोगे, आईआरवी दिखा दोगे, प्लस ईआरवी दिखा दोगे, मतलब बस उसमें ज्यादा आपका फोकस रह जाएगा वाइटल कैपेसिटी पे। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको मेन क्या करना है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या याद करना है आपको अच्छे से। इसमें शायद, हाँ, तो फिर वो मैंने एनसीईआरटी में नहीं है वो डायग्राम, मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था इसका, इन सब का मैंने आपको एक ग्राफ बनवा रखा है। ठीक है, हमने 2-3 बार बनाया था तो आपको प्रॉपरली याद होगा जब हमने उसके अंदर। अब यहाँ पे आपसे बोर इफेक्ट से रिलेट करके पूछ सकता है, हल्दी ने इफेक्ट पड़ सकता है, और हमने तो एक एक का किया था कि पीएच किस तरीके से, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा, ऑक्सीजन का क्या रहेगा, CO2 का क्या रहेगा। अब इन दोनों को पूछ ले सपोज, फिर पूछ ले एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, एसोसिएशन डिसोसिएशन वाले जो हमने ग्राफ बनाए थे। ठीक है, इनसे आपसे पूछ सकता है, ये सारे ग्राफ जो हमने बनाए थे इस तरीके से। ठीक है, राइट साइड कब शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड आपका ग्राफ कब शिफ्ट होता है, ये जो हमने सारे क्वेश्चन किए थे ये आपसे पूछ सकता है। अब देखो ये चीजें एनसीईआरटी में गिवन है, बट ये उससे एनसीईआरटी से कनेक्ट होगी, तो वो इस तरीके से एनसीईआरटी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये जो इफेक्ट्स हमने पढ़े हैं ना, ये अच्छे से करने हैं। फिर आपसे ये जो वैल्यूज मैंने याद कराई थी आपको, जैसे, और एक हमने जैसे ये P560 करी थी, P554 करी थी, और उसके अंदर मैंने आपको ये समझाया था ये पार्शियल प्रेशर भी क्यों होता है, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर की वजह से ही क्या करते हो आप, इनहेल एक्सहेल कर पाते हो। ठीक है, ये आपको ये जो वैल्यूज है ना इनको याद रख लेना। अगर ये सारी वैल्यू भी याद ना रहे ना, गुड इवनिंग अनुजा, ये सारी वैल्यू आपको नहीं भी याद रहे ना, तो जैसे ये ऑक्सीजनेटेड एल्वियोली की याद रख लेना 104। ठीक है, नो नो यू आओ क्या नहीं जा, यहाँ पे क्या होगा, अगर एल्वियोली की याद रख लेना, ऑक्सीजनेटेड टिश्यू, और ये अगर ये चार याद रख लेना। ठीक है, जितनी आप मतलब डाटा उतना ही याद करना जितना याद एग्जाम में रख पाओ, ये मत सोचना कि एक्स्ट्रा स्टोर कर लो। ठीक है, अगर आप मतलब वहां पे एक्यूरेट होगे ना अपने आंसर के अंदर, तो आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट नहीं करनी है, आपको सबको अपनी एफिशिएंसी का अंदाजा है। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे देखो, किसी को तो ये सब याद रह जाएंगी तो अच्छा है, वेल एंड गुड है, बट अगर आपको नहीं भी रहती है ना, तो हमने डायग्राम बनाया था उस अकॉर्डिंग आप ये चार वैल्यू याद रखना, एल्वियोली की याद रख लेना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में याद रख लेना, टिश्यू में याद रख लेना, और डीऑक्सीजनेटेड में। ठीक है, ये चार भी याद रख लेना, और जितना याद रखो ना उतना अच्छे से याद रखना है। फिर आपसे पूछ सकता है कि आपका क्या होता है, ये वाला सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखो अभी ये वाली वैल्यूज, और वैल्यू जितनी होंगी एनसीईआरटी की याद रखनी है। फिर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, जिसमें सारे हमने लिखा है कि अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आपका डिफ्यूजन से ही क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरीके से करोगे। डिफ्यूजन में स्टार्टिंग में ही डायग्राम नहीं बनाना है आपको, डिफ्यूजन पूछा जाए तो पहले तो बताओगे डिफ्यूजन होता ही क्या है। ठीक है, डिफ्यूजन बताओगे गैसेस का, फिर आप डिफ्यूजन की लेयर्स बताओगे, और फिर ये डायग्राम बना दोगे। ठीक है, फिर आप इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन दोगे कि ये किस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन डिपेंड किस पे करता है, हमने लिखा जैसे थिकनेस पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इस तरीके के हमने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, वो आप बताओगे।
फिर इसकी थिकनेस बताओगे कि 1 mm से कम होनी चाहिए, ये यहाँ पे लिखा भी है कहीं पे, जैसे कहीं लिखा है, हमने हमने मतलब ये आप लोग देखना, मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया है। ठीक है, फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे देखो ये ग्राफ है, ये राइट साइड शिफ्ट होता है बोर इफेक्ट, लेफ्ट साइड है हल्दीने इफेक्ट, ये सब आपको डिटेल में किया है हमने। फिर आपसे पूछ सकता है इससे रिलेटेड, सपोज सिर्फ ये एंजाइम के बारे में पूछ ले, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यूं इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि द फास्टेस्ट एंजाइम, रोल ऑफ फास्टेस्ट एंजाइम इन आवर बॉडी। ठीक है, कुछ डायरेक्ट ही ना दे, सिर्फ यही पूछ रहे, रोल ऑफ फास्टेस्ट एंजाइम इन आवर बॉडी। ठीक है, डायरेक्ट यही पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको फास्टेस्ट एंजाइम पता होनी चाहिए, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो 1 मिलियन टाइम्स आपकी साइकिल उसको बढ़ा देती है रिएक्शन को। फिर आपको ये पता होना चाहिए इसका फंक्शन कहाँ कहाँ पे है। गैसेज एक्सचेंज, पल्मोनरी, सिस्टमैटिक, जब आपका ये जो हार्ट से आपका इसकी तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा, और जब ये टिश्यू की तरफ जाएगा, ये एक्सप्लेन करवा सकते हैं। फिर हम क्या कर रहे थे, रोल ऑफ फास्ट, तो इसमें आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस का और डिटेल में पूछा जाए तो आपको ये हैमबर्गर फिनोमिनन भी इसके इसमें ही लिखना होगा, अगर ये ही क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आ जाए, हैमबर्गर। फिर आप ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कहाँ पे भी फंक्शन बताओगे, जैसे हमने इसके स्टमक के अंदर पढ़ा था, जहाँ पे आपके ऑक्सीनेटिक या पेराइटल सेल्स हैं। ठीक है, तो ये वाले सारी चीजें लिखोगे। तो ये कब हो सकता है, जब आपको सारा इन्फॉर्मेशन याद होगी। आपको अगर फास्टेस्ट एंजाइम ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। फिर डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस आपकी किस तरीके से हेल्प करेंगे। देखो, हैव यू हर्ड अबाउट हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया एग्जैक्ट आपका एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन हमने पढ़ा है कब ऑक्सीजन का आपका लेवल कम होता है। ठीक है, तो ये ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अब ये उसमें नहीं देंगे आपको एग्जाम में, ट्राई टू डिस्कस, हाइपोक्सिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, फिर देखो इस वाले चैप्टर से आपके ज्यादातर ये जो कैपेसिटीज है ना, इन पे ही फोकस किया जाएगा, और जो आपका ग्राफ हमने बनाए हैं। फिर जैसे अगला हमारा चैप्टर था बीसीजी, आपका उसके अंदर एक्सप्लेन है, जहां पे हमने दो डिफ्रेंशिएट करके ग्राफ बनाए हैं पिंकी। फिर है आपका एक्सक्रीटरी। अब देखो पहले तो आप इनसे गो थ्रू करना कि कहाँ पे एनसीईआरटी फोकस कर रही है। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन से आपसे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखो मैंने आपके कुछ क्वेश्चन खुद बना के देखे कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले एनसीईआरटी में ये, कि आपका देखो, हाउ यूरिन इज कंसंट्रेटेड, यूरिन कंसंट्रेटेड कैसे होता है, डाइल्यूट कैसे होगा। अभी देखो ये वाले आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे से बन जाएंगे। ये जो आप इसके अंदर देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन तो आपका यही है एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन से ही क्वेश्चन आपके काफी घुमा फिरा के पूछे जाएंगे कि कैसे कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, कैसे डाइल्यूट यूरिन होगा। फिर पूछ लें कि जब हम ये पढ़ते हैं, जैसे देखो जब ये हम पढ़ते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं ना कि आपकी ये मेड्यूला के अंदर आपकी कंसंट्रेशन इस तरीके से बढ़ जाती है, यहाँ पे मेड्यूला के अंदर आपकी हम देखते हैं कि ऑस्मोलैरिटी इतनी 1200 तक चली जाती है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेड्यूला हैज हाई आयन कंसंट्रेशन, कि मेड्यूला की हाई आयन कंसंट्रेशन कैसे है। ठीक है, तो ये आपको ये सारी क्यों होती है यहाँ पे, एक्सक्रीशन का हम देख लेते हैं, क्योंकि एक्सक्रीशन तो हमने ये अभी
रिकॉर्डेड सही है। तो ये कंसंट्रेशन आपकी क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये वाली जो हमारी डिसेंडिंग वाली होती है क्या होती है, ये वाटर के लिए परमिएबल है सिर्फ, ठीक है। और ये वाली जो हमारी लिम्ब होती है ये सिर्फ आपकी आयंस के लिए परमिएबल है, ये वाटर के लिए परमिएबल है। इसकी वजह, और यहाँ पे धीरे धीरे ये जो मेडुला में कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, इसकी वजह से यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे एक वो प्रेजेंट होती है वासा रेक्टा, ठीक है। इस वजह से आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट होता है। तो इस वाले जो डायग्राम है ना, इससे आपके काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस ना यहाँ पे आपके ऑलरेडी गिवन है एनसीईआरटी में। आ गया, देखो जो एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस गिवन है ना, जैसे देखो जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस पूछ ले आपसे, तो आपको सारा ये मैक्यूला डेंसा के बारे में बताना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि ऐसा हो आप बहुत कम पानी आपकी बॉडी में जा रहा है, मतलब ठीक है, अगर आप कम पानी पी रहे हो तो क्या होता है, तो सपोज आपकी बॉडी में आपने कम पानी पिया, तो आपसे रास, कि आपका रास एक्टिवेटेड हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन और कार्बोनिक एनहाइड्रेस का रिलेशन था, ऑक्सीटोसिन ऑक्सिनेटिक सेल, पेराइटल सेल, जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था। देखो जो के पॉजिटिव वाला है ना, वो मेरे को पॉइंट क्लियर करना था, अच्छा हुआ सीमा आपने याद दिलाया। जो के पॉजिटिव है ना, वो एब्जॉर्ब भी होता है, पर वो ज्यादा अमाउंट में आपका सिक्रीट होता है, इसीलिए वो आपका सिक्रीशन के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। स्वाति आपने चैप्टर रिवाइज नहीं किया क्या, रास यहाँ पे हमारा गिवन है, ये रहा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। रास और एएनएफ तो आपको अच्छे से करने हैं, कल आपको ये चैप्टर गिवन थे कि ये वो चैप्टर आपको उससे पीडीएफ से करने हैं अच्छे से, ये दोनों आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है, फिर सपोज आपसे ये पूछ लें, नहीं एब्जॉर्प्शन दिखाओ पर ज्यादा अमाउंट में आपका सिक्रीशन होता है के पॉजिटिव, तो सिक्रीशन ही आपका लिखना है आपको। अगर आप लिखते हो तो के पॉजिटिव सिक्रीशन में बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है, पर ज्यादा अमाउंट में आपका सिक्रीट होता है के पॉजिटिव, और सिमिलरली एच पॉजिटिव भी हमारा सिक्रीट ही होता है इस सीमा। फिर क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि देखो जब आपका बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम होगा या ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपका इस चैप्टर में एक्सक्रीशन से क्वेश्चन कहाँ पे बनेंगे, इन चैप्टर से घुमा के बनेंगे। मैं आपको अभी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए डाउनलोड किए हैं, और क्वेश्चन फॉर्मेट भी दिखाऊंगी कि क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, ठीक है। ये सिर्फ वो टॉपिक्स पे फोकस कर रही हूँ कि इन इन टॉपिक से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिखना सबके अंदर वही है, बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका होगा। अगर क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग होगा तो लिखने का भी तरीका, बीच में सबके यही आएगा, आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करनी है और एंडिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगी कि आपने हरियाणा का ही पेपर था एक, उसमें प्रोवाइडेड है कि आपको इस तरीके से हरियाणा में एग्जाम लिखना चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें भी आपको किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। देखो ये हमारे कुछ पेपर्स हैं, मैं आपको डायरेक्ट पेपर्स ही दिखाती हूँ। देखो स्टार्टिंग में तो इन्होंने तो कुछ वो दिए हैं, ओके सीमा, ये देखो स्टार्टिंग में तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, देखो अगर रेस्पिरेटरी चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो ग्राफ है उससे आएंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस से क्वेश्चन आ जाएंगे, बोर इफेक्ट से आ जाएंगे, हल्दीने इफेक्ट से आ जाएंगे, ठीक है। इनसे ही आपके रेस्पिरेशन में क्वेश्चन बनेंगे, आप कितने भी वो देख लो। फिर है एडिपोज ब्लड टिश्यू, जिसे देखो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 3 डिसऑर्डर्स बताओ आप अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है।
फिर है, अगर आपसे पूछ ले लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन, तो आपको नेफ्रॉन के बारे में डायरेक्ट आपसे, देखो यहाँ पे तो ये 3 क्वेश्चन में 3 नंबर में पूछा है, लेकिन आपसे लेबल डायग्राम पूछा है 3 नंबर में भी। तो आपको ये सारा बताना है कि किडनी की कॉर्टेक्स पार्ट होता है, मेड्यूला पार्ट होता है, जो लूप ऑफ हेनले होता है वो मेड्यूला वाले पार्ट में होता है। फिर 2 टाइप के, अगर सपोज यही क्वेश्चन आपसे 8 में पूछ ले, 10 में पूछ ले, इस तरीके से पूछ ले, फिर आप ये भी बताओगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में बताओगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में बताओगे। ये 80% होते हैं, ये आपके 20% होते हैं। इनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले है वो बड़ा होता है और मेड्यूला पार्ट में होता है ज़्यादा। तो देखो एक्सक्रीशन के अंदर नेफ्रॉन वाला पार्ट हो गया। डाइजेस्टिव में इस तरीके से आपसे डायरेक्टली डिसऑर्डर्स भी पूछ सकते हैं, ये तो अभी हमने खैर नहीं किया। देखो फिर आपका सर्कुलेशन वाला है, उसमें आपसे कार्डियक साइकिल की इवेंट्स पूछ सकते हैं और एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन। देखो 2 पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड किया जा सकता है। डबल कार्डियक साइकिल आप बताओगे और उसके अंदर आप डायग्राम जरूर बनाओगे, जैसे ये कि आपकी 8 सेकंड की होती है 0.3, तब आपका एट्रिया सिस्टोल होता है, यहाँ पे आपका वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, यहाँ पे आपका दोनों ये डायस्टोल होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना। और फिर एक को की ये बताओगे लब साउंड कब आती है, डब साउंड कहाँ पे आती है, लब आती है कौन सी वॉल्व आपकी बंद होती है, डब कब आती है जब आपकी कौन सी वॉल्व बंद होगी, सेमिलुनार वॉल्व बंद होगी, ये जब आपकी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होगी। ठीक है, ये सारी बताओगे कार्डियक साइकिल में। उसके बाद आप 0.1 सेकंड को प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे, 0.3 सेकंड को एक्सप्लेन करोगे, 0.4 सेकंड को। और उसके बाद भी अगर यही क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में पूछ लिया, हाँ ये क्वेश्चन अलग बन सकता है गगनदीप, तो आपसे जैसे आपको ये ग्राफ भी, जैसे कि ये आपकी पी वेव है, ये पी वेव बनाओगे, ये क्यू आर एस, और फिर ये रुक के थोड़ा यहाँ पे ये टी वेव, तो ये ग्राफ भी आप बना के आओगे। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। डबल सर्कुलेशन बना लिया तो आप डबल सर्कुलेशन में पूरा ये हार्ट वाला डायग्राम बना के आओगे, ये हार्ट वाला डायग्राम बना के आओगे, इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आओगे। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट होता है, ये सारी डिटेल्स भी आपको लिखनी है कि मायोजेनिक हार्ट होता है, ये क्लेंच्ड फिस्ट जैसा होता है। ठीक है, इस तरीके की। फिर देखो ये रहा आपका C3 C4, नहीं हमने फोटोसिंथेसिस तो आई थिंक नहीं करवाया अभी, ये ब्लिंक क्यों हो रही है। फिर है आपका ग्लाइकोलाइसिस हमने करी थी, ईएमएफ पाथवे इसको बोलते हैं, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और ये उसमें ईएमपी नहीं लिख के आओगे, मतलब पूरा लिखना है, एमडन, मेयर, होफ, परनास, 10 स्टेप्स होते हैं। फिर एक एक स्टेप पे आपको एक भी एंजाइम गलत नहीं लिखनी है, अगर किसी भी स्टेप पे एंजाइम भूल भी जाओ तो एंजाइम को वहां पे छोड़ देना। फिर आप ये भी बताओगे उसमें कौन से एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स हैं और कौन से आपके एनर्जी गिविंग स्टेप्स हैं, कहाँ पे आपकी NADH बन रही थी। फिर आप पूरा नेट प्रोडक्ट लिखोगे कि ये आपके नेट प्रोडक्ट्स बने हैं, इस तरीके से पूरी ग्लाइकोलाइसिस लिख के आओगे। एक पेपर जैसे ये हो गया आपका। जैसे देखो आपसे ये CO2 एक्सेप्टर, ये तो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो पीईपी किसमें, C4 आपकी साइकिल में होगा। तो C4 C3 साइकिल जो डार्क रिएक्शन की साइकिल है वो अच्छे से पूछी जा रही है आपकी। फोटोसिंथेसिस वाला खैर हमने अपने शेड्यूल में अब तक नहीं किया है। बड़ी ब्लिंक हो रही, देखो अब ये पूछा तो असर्शन रीजन में है, पर देखो 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 ये आपका एडीएच और वेसोप्रेसिन, एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं या न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। फिर ये क्यों रिलीज होते हैं, सपोज जब आप अपनी बॉडी के अंदर पानी कम कंज्यूम कर रहे हो, या फिर आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है कम हो गया। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो फिल्ट्रेशन रेट, जो ग्लोमेरुलस से आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है वो फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। अगर ये फिल्ट्रेशन कम होगा तो आपका क्या है, वेस्ट मटेरियल कम निकल रहा है। उस टाइम पे ये कहाँ पे जो आपका डीसीटी वाला पार्ट होता है वहां पे ये जो मैक्यूला डेंसा सेल है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, मैक्यूला डेंसा सेल। और अगर ये मैक्यूला डेंसा सेल एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये यहाँ आर्ट्रियोल के पास होते हैं, आपकी जो आर्टरी होगी उसके पास होंगे। ठीक है, और तो ये इस आर्टरी में हमारी
आर्टरी से क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे और यहाँ पे ये एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब एक तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काम करते हैं ये। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन अगर इसमें पूछते हैं तो आपको जो डीसीटी वाला पार्ट है उसको अच्छे से समझना है, मतलब उसको अच्छे से याद करना है। देखो C4 से आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो नोमेनक्लेचर अगर आप देखोगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर अब हुआ था ना उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था, जिसने उसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिख दिया था। क्वेश्चन वही आएंगे घुमा फिरा के, बस क्वेश्चन का नाम बदल दिया जाएगा। तो मैं इस तरीके के आपको काफी प्रीवियस ईयर दिखाती रहूंगी। देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भी आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ, ये रेजिंग गलत मैम यार, आई डेंट गेट यू पिंकी, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ फैट। तो इसमें आप वो जो ट्राई पेलमार्टिन पेलमांटिन हमने पढ़ा था ना उसका वो लिखोगे, रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है, ठीक है, ये लिखेंगे। लिम्फ, लिम्फ के बारे में अगर पूछा जाए तो लिम्फ के बारे में प्रॉपर लिखोगे। इसमें तो हम डायग्राम भी बना सकते हैं कि जैसे जो टिश्यू फ्लूइड निकल जाता है वही लिम्फ के अंदर जाता है। फिर लिम्फ नोड्स में आपके बीटी लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ के अंदर आपके क्या क्या प्रेजेंट है। अगर ये तो मैं कब बता रही हूँ, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, अब 2 मार्क्स का है तो इतना तो सबको लिख लेंगे। हाँ देखो क्रूशियल इवेंट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, पहले तो एरोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन करोगे, तब कोई भी क्वेश्चन है उसको डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, ठीक है, डिफाइन करोगे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। और फिर आप लिखोगे कि ग्लाइकोलाइसिस, इसमें हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है बट ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद अगर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपकी, ये वाला चैप्टर करेंगे तब बताएंगे गगनदीप। पर क्रेब साइकिल आपकी यहाँ पे आएगी और ईटीसी, और फाइनली यहाँ पे आपकी एटीपी बनती है। इस तरीके से पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन बताओगे कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी कौन कौन सी साइकिल्स होंगी। देखो अगेन आपसे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस पूछा है, साइक्लिक फोटो जो आपकी जेड स्कीम हो गई। देखो व्हाट आर ऑस्मो रेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दीज एनिमल। इन्होंने तो यहाँ पे एनिमल दे दिया बट इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ये तो इन्होंने एग्जांपल दिया है बट हमसे ये पूछ ले कि डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स बताने, आप पांचों बताओगे तो पांचों को इस तरीके से पूरा फ्लो चार्ट में बताओगे, उसके अंदर उनके न्यूक्लियस के डायग्राम भी बना के दिखाओगे। फिर हमने तो फ्लो चार्ट में पढ़ा है उस तरीके से आप इनको बताओगे एक एक को, ठीक है, कौन सा फेगोसाइटिक है नहीं है, कौन कम अमाउंट में है, किस डाई से स्टेन करते हैं इनको, क्या इनका फंक्शन होता है, सबसे अबंडेंट कौन सा होता है, मोनोसाइट होता है, मैक्रोपोलिस बोलते हैं, इस तरीके की चीजें, लिस्ट इन नंबर जैसे बेसोफिल होता है। तो इनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फेगोसाइटिक कौन से हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इस तरीके से। एलर्जिक कौन से होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, ठीक है, बेसोफिल आपके हो सकते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर पूछ सकते हैं जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के भी किए। तो ये एक मॉडल पेपर है, इसको हम मॉडल पेपर को देखेंगे कि ये आपके प्रोवाइड ही हरियाणा गवर्नमेंट ने किए थे कि कैसे क्वेश्चंस आपको लिखने चाहिए। सपोज जैसे देखो ये क्वेश्चन हमने किया है, हमारा आज का मतलब टॉपिक भी था वाइटल कैपेसिटी और टोटल टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में आपको बताना है। एक ये है रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल जो आपका हार्ट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये तो इनके क्वेश्चन हो गए, मैं इनके आंसर्स भी अब आपको नीचे दिखाऊंगी। कोई और क्वेश्चन है जो, देखो ये एंजाइम वाला नहीं किया है बट ये चेंज पीएच टेम्परेचर ऐसे हमने ग्राफ्स को स्टडी किया है हमने। देखो अगेन आपसे C3 C4 पूछ लिए गए हैं। देखो क्वेश्चन देखो आपसे ब्लड पूछ लिया है पर ब्लड के बारे में कुछ नहीं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट उसने ब्लड के बारे में नहीं बोला तो इसमें आप पूरा ब्लड के बारे में लिखोगे। ये सब चीजें ब्लड के अंदर है, ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपकी आरबीसी आएंगी, डब्ल्यूबीसी आएंगी,
नहीं आएंगे अनुजा, अगर पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा उसमें पार्ट बन सकते हैं, ये पूरा आएगा। अब ये 10 नंबर में आरबीसी भी लिखोगे, डब्ल्यूबीसी भी लिख के आओगे, प्लेटलेट्स भी लिखेंगे। देखो अगर ये एक एक मार्क्स में है तो इन्होंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। तो आप साइंस है तो पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर लिखो। अब इन्होंने तो ये एक एक मार्क्स में लिखा है, हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे डायग्राम, जैसे ये ग्राफ्स, जहां पे ग्राफ की नीड हो ग्राफ, डायग्राम की होगी डायग्राम। 48 हैं गगनदीप। देखो ये तो एंजाइम के डायग्राम है, पर हमने डायग्राम्स कहाँ पे पढ़े हैं अभी, रेस्पिरेशन में पढ़े हैं, तो इस तरीके से आपको ग्राफ्स याद करने हैं। याद क्या, ये तो समझे ही हमने। देखो जितने हो सके इस तरीके से उन्होंने भी डायग्राम्स बताएं कि जहां पे उनको डायग्राम बनाना है तो वहां पे फिगर को गो थ्रू करो, फिगर आपसे पूछी गई है। ये जैसे इन्होंने यहाँ पे ये तो जेड स्कीम दी थी। जैसे देखो इन्होंने ये कार्डियक साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, तो इन्हों जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से, हाँ जी अनुजा, तो हमने भी यही कहा कि इस तरीके से आपको डायग्राम जरूर बना के आया है। सिमिलरली इन्होंने भी अपने मॉडल पेपर के अंदर यही बताया कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो उसमें आपको जो लिखोगे ना उसकी एक प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। मतलब जैसे सपोज आपके कोई भी टीचर है तो वो आपको पेपर का जैसे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करे तो उसको पहले ही ये फीलिंग आए कि इसने पढ़ा हुआ है और भाई इसने ठीक लिखा होगा। तो पहली झलक में क्या दिखेगा उसको, डायग्राम दिखेगा। तो जब डायग्राम देखेगा तो उसको होएगा कि हाँ भाई इसने कुछ रिलेटिंग ही लिखा होगा, जो इसने डायग्राम सही बनाया तो भाई पढ़ रखा है। तो पहला वो डायग्राम देख लेगा, वहीं पे थोड़ा एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वो जिस माइंडसेट से पेपर चेक करेगा ना वो मैटर करता है। तो डायग्राम जैसे आप बना दोगे, फिर देखो जैसे मैंने बताया एट्रिया का सिस्टोल बताओगे, जॉइंट डायस्टोल आप बताओगे, पूरा टाइम का साइकिल, फिर इसमें आप साउंड्स भी बताओगे, कब लब आती है कब डब आती है। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर प्लाज्मा के बारे में आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इसमें ग्रेनुलोसाइट अलग बताओगे, एक ग्रेनुलोसाइट अलग बताओगे, क्योंकि ये सारे हमने डिटेल में भी करी है। हाँ जी ये शेयर कर देंगे आपको इस क्लास के, जैसे ये प्रोसेस होके आपके डल जाएगी ना, इसके साथ मैं ये भेज दूंगी आपको। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एक मॉडल पेपर है, जितने क्वेश्चंस मतलब इस तरीके के इन्होंने जैसे दिए, ये जो ये आपका एनसीईआरटी में भी है और इन्होंने मॉडल पेपर में भी दे दिए। एनिमल किंगडम आप एनसीईआरटी से कर लेना, आपको जो मैंने प्रोवाइडेड है ना वो इतनी डिटेल में मत जाना, पर स्किप मत करना। मतलब ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आ रहा है ना तो उसमें कुछ तो आता हो, ऐसा बिल्कुल खाली मत छोड़ के आना कोई भी क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है कि मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना तो पूरा डायग्राम के साथ आपको नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन उसकी देनी है। देखो आप देखो ये रहा, हाउ डज एटीपी सिंथेसिस टेक प्लेस थ्रू कीमियो ऑस्मोसिस। अगर आपसे अब ये कीमियो ऑस्मोसिस पूछ लिया, ये बताओगे किसने दिया है, मिशेल ने दिया है। ठीक है, फिर आप ये पूरा इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का समझाओगे किस तरीके से, ये कीमियो ऑस्मोसिस में ये बताओगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका केमिकल्स पास हो रहे हैं, हाइड्रोजन आपके जाते हैं, और ऑस्मोसिस किस तरीके से ये ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, फिर बताओगे कि कैसे आपकी इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से आपकी एटीपी बनती है, और फिर ये डायग्राम आपको बनाना है। देखो ग्लाइकोलाइसिस आपकी बहुत बार पूछी गई है, सिंपल डायग्राम ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन, और फिर आपका ग्लोमेरुलेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर आपसे सपोज यूं पूछ लें, आपको ये सबको याद है ना कि ये वाला जो आपका यूं है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट को हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं, या फिर मालफिजियन कॉर्प्यूसल, नीचे वाले पार्ट को रीनल टिब्यूल बोलते हैं। तो हो सकता है वो इन वर्ड्स का यूज कर लें, तो वर्ड्स आपको जितने हैं सारे याद रखने हैं। फिर हमने कौन सा चैप्टर किया है यहाँ पे, देखो फोटोसिंथेसिस में भी इन्हीं से पूछ रहे हैं आपके, C4 C3, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। काफी एग्जाम्स हो गए पर आपके क्वेश्चन वही पूछे गए हैं बार बार।
देखो सिस्टमैटिक, ये लेटिन वाला जैसे हम उसमें हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर पूछा था, हमारे 10 नंबर में क्वेश्चन आ गए थे, इनमें छोटे क्वेश्चन है और टॉपिक उसी पे फोकस हमें करना है। ग्लीसन्स कैप्सूल क्या होता है हमने पढ़ा ना, हमारी किसकी कवरिंग होती है, लिवर की। रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक पूछा है, देखो यहाँ पे, देखो ये पूछ लिया आपसे ईसीजी ईईजी, पहला तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको मशीन का नाम ध्यान रखना है, उसके अंदर ग्राफ होता है और जो आपके ये जो सच में ग्राफ बनता है वो ग्राम, उसके पीछे ग्राम होता है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर इसको जब रिकॉर्ड करते हैं ये ध्यान रखना है, एक लेफ्ट एंकल उसमें लगता है, लेफ्ट रिस्ट में, राइट रिस्ट में, लेफ्ट एंकल में, लेफ्ट, सपोज यही पूछ लें कि आपसे लेफ्ट एंकल में ही क्यों लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारा जो हर्ट होता है वो लेफ्ट साइड ट्विस्टेड होता है, इसीलिए वहां पे आपका बढ़िया से प्रेशर पता चलता है, इसलिए लेफ्ट एंकल के अंदर आपकी लीड लगाई जाती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। देखो C4 आपसे कई बार पूछ, क्रेब साइकिल आपसे पूछ ली गई है, अगर सिर्फ यूं क्रेब साइकिल पूछ ले, स्टार्टिंग किस तरीके से करोगे, सिट्रिक एसिड साइकिल ही क्यों बोलते हैं, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो सिट्रेट है। ठीक है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ये आपका। फिर इसको हम बताएंगे कि एसिटल कोएंजाइम है, ऑक्सैलो एसीटेट का कंडेंसेशन होगा, फिर हमारा सिट्रिक एसिड बनेगा, इस तरीके की चीजें। बस आई थिंक क्वेश्चन तो यही थे, क्वेश्चन यही थे, बाकी ये जो आपकी सारी पीडीएफ है मैं ये आपको शेयर कर दूंगी, मतलब आपको ये क्वेश्चन का अंदाजा हो गया होगा कि आपको किस तरीके से शेयर करना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या है, नेक्स्ट है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और कौन सा चैप्टर हमने डिस्कस किया था आपके शेड्यूल में,